नमस्कार। इस महीने के ईएमआई जो हिंदी में हमने धन की बात का टाइटल दिया है, उस पे स्वागत करता हूँ आपको। और जैसे हर महीने करते हैं, हम इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी पे थोड़ा और इंडियन इकोनॉमी पे डिटेल में, और फिर मार्केट्स के अंदर और क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल होना चाहिए, उसके अंत में हम बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले वर्ल्ड इकोनॉमी की स्थिति। वर्ल्ड इकोनॉमी की जैसे अपने लाइन में पढ़ रहे हैं, राइडिंग द रिकवरी, यानी कोविड के हादसे के बाद अब वर्ल्ड इकोनॉमी एक तरह का रिकवरी मोड में आ गया है। मानते हैं कि अभी भी उनका डेल्टा वेव आ रहा है, तो वो इकोनॉमी की रिकवरी की रेट थोड़ी आगे पीछे हो रही है, मगर रिकवरी तो कॉन्फिडेंटली दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आईएमएफ का हम फोरकास्ट देखें, इसमें खास चीज ये है कि ऐसे नहीं कि एक या दो क्षेत्र वर्ल्ड में खाली ग्रोथ के पाथ में है। ये एक सिंक्रोनस माने सभी साथ में बढ़ रहे हैं। तो पिछले साल ये सब कैलेंडर ईयर का डेटा है, वर्ल्ड पूरा कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। ये हमारा डेटा भी कैलेंडर ईयर के लिए हमने चेंज किया हुआ है। तो 2020 का साल में कोविड के कारण पूरा नेगेटिव ग्रोथ रेट था सभी देशों में, बारिंग चाइना। चीन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको 2019 में कोविड आ गई थी, तो 2020 में उन्होंने रिकवरी का रास्ता शुरू कर दिया था। मगर ये नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ 2020 के साल के कारण 2021 की ग्रोथ बेस इफेक्ट जो खराब थी, इसके कारण अच्छी दिख रही है। तो ओवरऑल वर्ल्ड की ग्रोथ 6.1% इस साल उम्मीद है कि हो जाएगी, और इंडिया का ग्रोथ भी कैलेंडर ईयर में ही 9.3% दिखाएगा। मगर अगले साल एक नॉर्मल साल होगा, क्योंकि इस साल के नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ के बाद उस बेस के ऊपर ग्रोथ दिखाना, तो उस स्थिति में वर्ल्ड की ग्रोथ 4.5% मानी जा रही है। और खास चीज यह है कि नेक्स्ट ईयर भी इंडिया वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री होने वाला है। मगर सभी देशों में करीबन 4.5 से 5.5 तक आप ग्रोथ रेट्स देखने की गुंजाइश रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक वर्ल्ड की स्थिति रिकवरी मोड में जो है, वही ड्राइव कर रही है आज स्टोरी फॉर द स्टॉक मार्केट्स। तो इस स्थिति में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की जरूरत है कि प्रीवियस फाइनेंशियल क्राइसिस में जो भी चीज हुआ था, डिमांड को अफेक्ट किया था और डिमांड में वापस रिकवरी हुआ था। मगर इस बार सप्लाई साइड में आपने असर देखा था, और उसके बाद अभी रिकवरी भी सप्लाई साइड यानी रियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे दिख रहा है। और खास चीज यह है कि स्पीड ऑफ रिकवरी भी पहले कई रिसेशन से कंपैरिजन में बहुत तेज चल रही है। क्योंकि देखिए, यहां पर हमने दिखाया कि ग्लोबल रियल इन्वेस्टमेंट प्री रिसेशन टू पोस्ट रिसेशन, येलो लाइन जो दिख रहा है आपको, वो है जो बड़ी क्राइसिस थी 2009 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफसी क्राइसिस। 38 क्वार्टर लगे थे वापस रियल इन्वेस्टमेंट को वापस उस प्री रिसेशन स्थिति में पहुंचने में, करीबन 38 क्वार्टर्स की 10 साल ऑलमोस्ट की बात कर रहे हैं। मगर इस बार, राइट, जो डार्क ब्लू में एक लाइन दिख रहा है, उसमें 12 क्वार्टर में एक लेवल पहुंच गया है। मगर उम्मीद है कि अगर तेजी और पकड़े तो एमएस फोरकास्ट, राइट, का ये है कि 7 ही क्वार्टर में वापस आता है। 7 या 12 जो भी चीज है, 38 के कंपेयर में बहुत तेज और जबरदस्त। और इसको ड्राइव कर रहा कौन है? ये ड्राइव कर रहा है अमेरिका। यूएस की कैपेक्स साइकिल 1940s के बाद आज स्ट्रॉन्गेस्ट सिनेरियो में दिख रही है। और उसके साथ आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ यूएस भी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर $500 बिलियन खर्चा करने की एक डिसीजन लिया है। एक पार्लियामेंट का हाउस ने क्लियर कर दिया, और दूसरी की उम्मीद है कि आ जाएगा। तो खास करके ये कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कैपेक्स डिमांड के लिए सप्लाई, सीमेंट या स्टील या बिल्डिंग मटेरियल जो भी चाहिए उस कैपेक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो एशिया से ही आ सकती है। क्योंकि एशिया के पास ही सरप्लस लेबर, सरप्लस लैंड और सरप्लस कमोडिटीज है। तो ऐसी स्थिति में एशियन एक्सपोर्ट्स को एक स्ट्रॉन्ग जबरदस्त बूस्ट मिलने की आशा है। तो इसलिए सिंक्रोनस रिकवरी, क्योंकि डिमांड साइड रिकवरी अमेरिका और यूरोजोन में होगी, और सप्लाई साइड की रिकवरी एमर्जिंग एशिया से दिखेगी। तो एक ओवरऑल सिंक्रोनस रिकवरी। तो ये चीज जो अच्छी खबर है, उसमें और एक लेयर ये है कि जो यूएस इंपोर्ट करती है, तो एशिया एक्सपोर्ट करती है। वही स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे
दोनों को कंपेयर किया है। खाली एशिया से हमने जापान को निकला, तो AXJ माने एशिया एक्सक्लूडिंग जापान। क्यों? क्योंकि जापान एक डेवलप्ड नेशन की तरह है। तो जापान को निकालने से आप देख सकते हैं कि कैसे यूएस के गुड इंपोर्ट्स और एशिया के गुड एक्सपोर्ट्स दोनों मिलजुल के गिरते हैं और बढ़ते हैं। करेक्ट? तो यही स्टेटमेंट जो पहले मैंने किया था पिछली स्लाइड में, उसको सपोर्टिंग करने के लिए ये ग्राफ है। और जब ये एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो ऐसी है कि चीज, तो एक्सपोर्ट को बनाने के लिए नई कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है। तो इमर्जिंग मार्केट में से जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं उसके साथ वहां पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी साथ में जाती है। तो ये यूएस और वर्ल्ड की जो रियल रिकवरी की बात कर रहे हैं उस पे ना ही एक्सपोर्ट्स को हाथ मिलेगी, मगर कैपेक्स को, हर इमर्जिंग मार्केट के देश के अंदर कैपेक्स को भी सपोर्ट मिलने की आशा रख सकते हैं। तो एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आप सामने देख सकते हैं। राइट? तो इस एडवांस मार्केट और इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो इंडिया का स्थिति है, इंडिया भी सेम, हम भी रिकवरी में राइड कर रहे हैं। पर इंडिया के बारे में पहले हम ये द्रावण जो है कोविड, उसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेंगे। तो पहली चीज है कि सेकेंड वेव में इन्फेक्शन और डेथ दोनों का पीक हुआ था, मगर उसके बाद आप देख रहे हैं कर्व गिरते हुए फ्लैटन हो रही है। यानी ये वाली जो चीज हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव का असर अभी बिल्कुल पास्ट में हो चुका है और दोनों इन्फेक्शन और डेथ एक फ्लैटिश लेवल में है, यानी ये इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एक अच्छी खबर है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक रिकवरी लिए ना ही एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, अगर थर्ड वेव आए तो क्या करेंगे? तो थर्ड वेव की असर को कंट्रोल करने के लिए एक ही अस्त्र है हमारे पास, वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का ट्रेंड भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आज के दिन में आधा से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन को एक डोज एटलीस्ट दिया गया है और 2 डोज मिलने वाले करीबन 16-17% के लेवल पे है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्किंग अडल्ट पॉपुलेशन में से अगर हमने ये कवर कर दिया तो असर थर्ड वेव का अगर आ गया तो भी उतना इकोनॉमी के ऊपर कम होगा। क्यों? क्योंकि वैक्सीन के कारण हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोरोना वायरस अफेक्ट नहीं करेगा, मगर उसका असर जो है वो दबी हुई रहेगी। यानी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत या आपकी मौत की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत गिर जाती है। तो वैक्सीनेशन को कायम रखना और भी बढ़ाना इंपॉर्टेंट चीज है। और वहां पे अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे अभी वैक्सीन को अप्रूव कर दिया और करंट रेट पे अगर जाए तो करीबन दिसंबर के अंदर हमारी अडल्ट पॉपुलेशन को एटलीस्ट एक डोज, हम ये आधा अभी 53% का है, वो 100% दिसंबर के अंदर ही बन सकता है। और अगर थोड़े और 3-4 महीने की बात करें तो शायद डबल डोज भी पूरे अडल्ट पॉपुलेशन को मिल सकती है। तो इसमें क्या एडवांटेज है और इसका कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि अब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन को भी परमिशन दे दिया। यानी उनके पास कॉन्फिडेंस है कि हमारे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए इनफ डोसेस प्रोडक्शन स्टेट में है और उसमें कोई शॉर्टेज की आउटलुक नहीं है। तो अभी मोदी जी की बर्थडे में भी देखा आपने, करीबन 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट एक ही दिन में किया था। तो ऐसी स्थिति में राइट, कोई भी थर्ड वेव आए तो हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर उसका असर ज्यादा नहीं होगा। यानी आउटलुक सेकेंड वेव के बाद जो वी शेप रिकवरी मैं अभी बताता हूं आपको, उसको मजबूत रखने के लिए कॉन्फिडेंस भी अभी बढ़ रहा है। राइट? तो कौन से ऐसे इंडिकेटर जो है जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि वी शेप हो रहा है और मजबूत भी हो सकता है? तो फर्स्ट हम ट्रांसिट को देखेंगे, मोबिलिटी को देखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन से पहले फर्स्ट वेव में जो असर आई थी भयंकर ना, 23% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, तो इस सेकेंड वेव के बाद भी एक गिरावट आई थी। मगर मोबिलिटी में देखिए रैपिडली आप देख रहे हैं सभी क्षेत्र में, चाहे वो पार्क के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर या फार्मेसी और ग्रोसरी स्टोर के जाने के लिए या ट्रांसिट स्टेशन में जाने के लिए, सभी क्षेत्रों में एक वी शेप रिकवरी मोबिलिटी में दिख रहा है। ये अच्छी खबर है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। दूसरी बात यह है कि सर्विसेज पीएमआई जो कि पिछले महीने तक 50 के नीचे था, वो भी अभी 50 के ऊपर आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग तो पहले ही 50 के ऊपर आ गया था। तो दोनों इंडिकेटर और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की पीएमआई इंडिकेट कर रही है कि अगले 3-4 महीने
के लिए एक सारा ग्रोथ का निशाना सामने दिख रहा है और कोई रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंशन ही जारी है। तो ये एक अच्छी लीड इंडिकेटर है फ्यूचर के लिए। इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी जो सेकेंड वेव में गिर गई थी उसके बाद बड़ी, और चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एंड में आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी फ्लैटन हो रही है, यानी स्टेबलाइज हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट सेकेंड वेव के झटके के बाद, राइट। और गवर्नमेंट की एक्शंस को देखें तो गवर्नमेंट अभी पूरा अपना खरीदारी ई वे बिल के थ्रू ही करती है। तो ई वे बिल में देखिए गिरावट में के बाद एक शार्प वी शेप रिकवरी ई वे बिल्स में भी आप देख रहे हैं। वो अच्छी खबर है क्योंकि गवर्नमेंट की परचेसिंग राइट रिकवर हो गई है। और ओवरऑल बिजनेस रिजम्पशन का नोबुरा एक से स्टॉक पोकर है जो इंडेक्स को क्रिएट करता है। उसने 100 नंबर दिया था प्री कोविड लेवल को, पहले वेव में 45 तक गिर गई थी, फिर वापस 99 तक आ गई थी, फिर सेकेंड वेव का असर आके उसको 60 तक नीचे लेके गया, मगर अब 2 महीने के लिए कंटिन्यूसली वो 100 के ऊपर है, यानी प्री कोविड लेवल को पार कर चुकी है ओवरऑल बिजनेस रिजम्पशन, राइट। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म रिकवरी जो है मजबूत है और शार्प है, और कोविड का जो सेकेंड वेव का असर उसको पूरा हमारी इकोनॉमी ने ऑब्जॉर्ब कर दिया है। तो ऐसी हालत में नेचुरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी अगर देखें तो नेचुरली मार्च टू जून में 20% जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि पिछले साल -20% था, तो इसलिए वो देखिए। और फिर उसके बाद वाला जून जुलाई अगस्त के क्वार्टर में 8%, फिर वापस एक 19% अगेन कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर। और तो ओवरऑल उम्मीद जो आरबीआई ने कहा था अपनी पॉलिसी में कि 9.5% की है, हम समझते हैं कि वो कायम है, उसमें कोई गिरावट की गुंजाइश नहीं है। और थर्ड वेव को भी वैक्सीन के कारण म्यूटेड इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो इसमें और चीज जो इसको मोमेंटम को सपोर्ट कर सकती है या गिरा सकती है, उसमें 3 खास चीज हमें याद रखना चाहिए कि फेस्टिवल सीजन जो गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुई है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है डिमांड में, थर्ड वेव का एक्चुअल असर कैसे प्ले आउट कर रहा है, कौन से स्टेट्स में आती है, जहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज्यादा है उधर आती है तो असर ज्यादा पड़ सकता है। और तीसरी चीज है कि ग्लोबल में मैंने कहा ना, जैसे सेमीकंडक्टर, वहां पे सप्लाई की भयंकर शॉर्टेज आके सभी देशों को अफेक्ट कर रही है। तो वो नॉर्मलाइजेशन अगर जल्दी होता है तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी भी उसके साथ बढ़ सकती है। तो ये 3 फैक्टर मन में रखने की जरूरत है। और इकोनॉमी के अलावा इकोनॉमी को सपोर्ट देने वाली, राम के साथ लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाली रिजर्व बैंक ने कई ऐसे डिसीजंस लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। अकोमोडेटिव स्टांस तो आपको पता है, मगर खास करके उन्हें अपना बैलेंस शीट को 30% बढ़ा दिया लिक्विडिटी के जरिए, करीबन 8.5 लाख करोड़ की इक्विटी। उसके साथ उन्होंने रिपो रेट को भी बहुत कम रखे, बैंक्स को पीछे से दबाव दिया कि आप इसको बोरोअर्स को पास ऑन करें। तो आप देख रहे हैं अगर आप जैन 2017 से कंपेयर करें, एग्जिस्टिंग बोरोअर्स यानी जिन्होंने ऑलरेडी लोन ले चुके हैं उनके लिए भी करीबन 11% के लेवल से आज करीबन 9.25% के लेवल पे रोमिनी 350 बेसिस पॉइंट, 250 बेसिस पॉइंट, 250 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट एग्जिस्टिंग बोरोअर्स को भी मिली है। नए बोरोअर्स की बात तो अलग है क्योंकि वहां 9.25 से करीबन आज 8 से कम में लेंडिंग रेट्स गिर गए हैं। तो नेचुरली इकोनॉमी को पहले एग्जिस्टिंग वाले को क्या होगा, उसकी प्रॉफिट्स बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट में वो दिख रही है। और सेकंड चीज डिमांड को बूस्ट करेगी। आज हाउसिंग लोन की रेट देख रहे हैं आप 6.5% तक कई बैंक देने को तैयार है। तो ऐसी लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो डिमांड रिकवरी में हाथ देते हैं, स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की जगह, जहां हाउसिंग, ऑटो सेक्टर और अपना कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो भी आप 0% ईएमआई बात करके लेते हैं, वहां सभी भी इसका असर डिमांड रिकवरी को सपोर्ट करते हुए देख सकते हैं। तो ये है सेकंड चीज आरबीआई ने किया। थर्ड, जो भी नेगेटिव फर्स्ट वेव के कारण और इसके कारण आया था उसको थोड़ा हिलाने के लिए उन्होंने 2 मॉरेटोरियम पहले अनाउंस किया, उसके बाद तीसरा मॉरेटोरियम के बदले में उन्होंने एक कामत कमेटी फॉर्म करके रेजोल्यूशन का फ्रेमवर्क दे दिया ताकि स्ट्रेस्ड बोरोअर्स को टाइम मिले रिपे करने के लिए। जो अच्छी रेटिंग वाली कंपनी है उनको राहत दिया गया है। तो ये भी इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत बड़ा एक हाथ दिया था, राइट। तो ये आरबीआई का इफेक्ट
किसके ऊपर दिख रहा है? नेचुरली बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सस्ते में उनको पैसा मिला। मगर बैंकिंग की स्टॉक्स उतनी परफॉर्मेंस पहले नहीं किया था। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण क्या उनकी एनपीए बढ़ जाएगी, रीपेमेंट में दिक्कत आएगी। और हर बैंक ने भी क्या किया था, कोविड के कारण उन्होंने भी ओवर प्रोवाइड किया था, बहुत सारे प्रोविजन कर दिए, तो उनके ईपीएस उस क्वार्टर के लिए बहुत दबी हुई थी। तो मार्केट में भी एक डरावट आ गया कि बैंक की हालत कैसी होगी। मगर आज स्थिति ऐसी है कि सभी बैंक के पास एक्सेस प्रोविजन बन गया है। लास्ट कॉलम में देखिए, एचडीएफसी बैंक के पास 52 बेसिस पॉइंट्स की बफर है आज, एक्सिस के पास 152। तो खाली फेडरल बैंक के पास शॉर्टेज दिख रहा है, बाकी सबको प्रोविजन एक्सेस। तो एक्सेस प्रोविजन की बात क्या है कि एक्सेस प्रोविजन को वो राइट बैक कर सकते हैं, ताकि उससे अपना कैपिटल एडिक्वेसी को इंप्रूव करके उसका लेंडिंग बढ़ा सकते हैं इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड चीज ये है कि वो प्रोविजन को राइट बैक करके अपनी करंट क्वार्टर की ईपीएस को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो नेचुरली बैंक्स के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और कोविड की प्रोविजन अब देखिए सभी ने भयंकर किया था, और सभी ने एनपीएल्स में भी ओवरऑल प्रोविजंस कर दिया था। और चेक बाउंस की रेट जो बढ़ गई थी वो भी देखिए अभी शार्पली गिर रही है। राइट, आप देख रहे हैं बाउंस रेट्स बाय वॉल्यूम, बाउंस रेट बाय वैल्यू, यानी जो भी दिक्कतें फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के कारण आई थी, सब में एक तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नेचुरली एक पॉजिटिव व्यू बनता है इस चीज के कारण। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट की स्थिति क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट की प्रोजेक्शन, अगर उसमें कोई दिक्कत आ सकती है तो हमारी रेटिंग पे आ सकती थी। तो रेटिंग पे आ गया तो एफआईआई फ्लोज, एफडीआई फ्लोज दोनों अफेक्ट हो सकते थे, और करेंसी के ऊपर भी बुरा असर आ सकता था। मगर अच्छी खबर यह है कि इस बाउंस बैक के जरिए गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट्स, जीएसटी रिसीट्स, ये सब बढ़ गए हैं। तो आज गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्थिति भी जो प्रोजेक्ट किया था उस चीज के अंदर ही है। तो ये दो चीज हमको दिखाती है, एक कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी बढ़ रही है इसलिए गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है, क्योंकि जीएसटी और टैक्सेशन तभी बढ़ते हैं। और सेकंड चीज ये है कि गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट में भी स्लिपेज की अभी उम्मीद नहीं है। तो एक कंफर्ट आता है फॉरेनर्स को खास करके कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग जारी रहेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है हमारी शॉर्ट टर्म इकोनॉमी के लिए। और फाइनली मैं ये भी बताऊं कि गवर्नमेंट तो ये रिसीट्स के कारण अपना कैपेक्स का प्रोग्राम जारी रखेगी, और उनका भी एक एनआईपी पाइपलाइन भी है जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करने की शक्ति उसके पास है। मगर अच्छी खबर ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर, जो कि 3-4 साल से प्राइवेट सेक्टर ने कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं किया, क्योंकि 2014 टू 17 में जो उन्होंने कैपेसिटी क्रिएट किया था उसके बाद ही रिसेशन आ गई इकोनॉमी में, तो कुछ यूज नहीं हुआ। आज प्राइवेट सेक्टर में वापस कैपेक्स के अनाउंसमेंट शुरू हो गए। कौन सी सेक्टर्स में देख रहे हैं आप? बीच में लाल रेक्टेंगल में मैंने दिखाया, देखिए मेटल्स में दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दिख रहा है, आईटीएस डेटा सेंटर्स में दिख रहा है, ऑटो इंडस्ट्री में दिख रहा है, फार्मा इंडस्ट्री में दिख रहा है। तो ये कैपेक्स में दो चीज है, यानी इन इंडस्ट्रीज में उनको लग रही है कि उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी काफी नहीं होगी, यानी उनकी रीड है कि डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। तो ये एक अच्छी लीड इंडिकेटर बन गई। मगर दूसरी शॉर्टर टर्म के लिए ये जो एक्सपेंशन आज अनाउंस किया, कल उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हजारों मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी जो कि सीमेंट, स्टील, कैपिटल गुड्स ये सब सप्लाई करेंगे उस कारखाने को लगाने में, उनके लिए बिजनेस और ऑर्डर बुक अभी से बढ़ने लगेगा। तो ये दुगने की तरह से ये एक अच्छी खबर है जो कि इंडियन वी शेप्ड रिकवरी को एक मजबूत हाथ देती है। तो ऐसी हालत में और एक चीज जो आने वाले दिन में देखने के लिए, एक तो इकोनॉमिस्ट हम सब स्टडी करके कुछ अराइव करने की कोशिश करते हैं, पर ग्राउंड लेवल में कंपनियां जो अपने मार्केट में डील कर रही है वो क्या कह रही है, ये भी एक अच्छी क्लू हमें दे सकती है रिवाइवल के बारे में। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट के टाइम में रिजल्ट्स की बात भी करते हैं। हर मैनेजमेंट में जो कमेंट्री दिया था कि क्या हो रहा है उनके बिजनेस में, तो ब्रॉडली ये इंडिकेट कर रहा है कि अप्रिशिएबल डिमांड रिवाइवल आगे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एसएमई रिटेल में रिवाइवल दिख रहा है उनको, एनबीएफसी में भी कलेक्शन एफसी दिख रहा है, और बैंक में भी स्लिपेजेस कम होने की उम्मीद बता रहे हैं। सिमिलरली कंज्यूमर सेक्टर में रिकवरी, डिस्क्रिशनरी डिमांड का रिकवरी दिख रहे हैं, और अर्बन में फास्टर पिकअप देन रूरल
की उम्मीद है आज। तो फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है और हर एक्सेस हाउस होल्ड की सेविंग्स तो है ही, क्योंकि किसी ने खर्चा नहीं किया इन पिछले 1 साल 1.5 साल में लॉकडाउन के कारण, और घर बैठे बैठे उनको खर्चा करने की ये नहीं थी। तो सीमेंट सेक्टर का ऑब्वियसली गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के कारण डिमांड है, और आज मानसून के बाद, क्योंकि मानसून के टाइम में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो मानसून के बाद एक पेंट अप डिमांड आएगी, और प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स की बात भी मैंने पिछले स्लाइड में करी, वो भी आके सीमेंट डिमांड को एक स्ट्रांग बूस्ट दे सकता है। और सेकेंड वेव का एंड और वैक्सीनेशन की राइज के कारण हेल्थ केयर सेक्टर आज अभी मार्केट ग्रोथ खाली कोविड के कारण नहीं, मगर कोर थेरेपीज के कारण वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ हेल्थ केयर कंपनीज। और ओवरऑल आईटी की इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ पाइपलाइन भी स्ट्रांग है, और एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण वो भी हायरिंग रिकॉर्ड पेस में शुरू कर रहे हैं। आज शॉर्टेज है एम्प्लॉयज आईटी सेक्टर में। तो ओवरऑल ये कॉर्पोरेट आउटलुक भी हमें एक कॉन्फिडेंस देती है कि इंडिया की वी शेप्ड रिकवरी मजबूत पैरों पे खड़ी है, राइट। तो इसके अलावा एक लॉन्गर टर्म पॉजिटिव जो है, जो पिछले ईएमआई वेबिनार्स में मैंने ऑलरेडी कवर किया है, तो क्विकली मैं उसको भी दिखा देता हूं, क्योंकि आपको ये भी है कि जो भी शॉर्ट टर्म में हो जाए, था रिकवरी थोड़ी डिले हो जाए, जो भी है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पॉजिटिव डेफिनेटली आपको स्ट्रक्चरल माने साइक्लिकल का ऑपोजिट, यानी जो भी चीज हो इसमें बढ़ने की एक होप है। और यही देखकर एफआईआईज निवेश कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म तरीके से निवेश करते हैं, जैसे पेंशन फंड्स के तरह सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ऐसे कंपनियां, ऐसे कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पे 3 क्षेत्र है, रियल एस्टेट और हाउसिंग, पीएलआई और एनआईपी। मैं बहुत जल्दी से इसको कवर कर लेता हूं। तो रियल एस्टेट साइकिल एक अपटर्न में दिख रहा है। क्या इधर दिखा रहे हैं हम? प्रॉपर्टी प्राइसेस को दिखा रहे हैं, जो कि 2016-17 में पीक होकर गिर रही थी। अभी इस साल आप देखेंगे वापस प्रॉपर्टी साइकिल बढ़ रहे हैं, यानी डिमांड अभी सप्लाई को एक्सीड कर रहा है। तो इसके साथ इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं, दोनों फॉर प्रॉपर्टी लोन्स एंड फॉर हाउसिंग लोन्स, मैंने पहले ही बताया। तो ये डिमांड आकर के क्या कर सकती है? आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और 8 से 10 इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलती है रियल एस्टेट के कारण। कौन सी इंडस्ट्री? सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, पीवीसी पाइप, टाइलिंग इंडस्ट्री, पेंटिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल वायर वाली इंडस्ट्री, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, सब तरह के 8 से 10 सेक्टर को यहां से पॉजिटिव एक ग्रोथ मिलेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन भी हो रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में। क्या हुआ है कि 8 टॉप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर्स का मार्केट शेयर देखें, 7% थी 2017 में, आज 3 गुना बढ़कर 22% हो गई है। यानी वो भी छोटे छोटे बिल्डर्स को खरीद कर अपना मार्केट शेयर को बढ़ा रहे हैं। तो नेचुरली प्राइसिंग पावर भी उनके हाथ में आ सकता है और मार्जिन भी एक्सपेंड हो सकता है। तो रियल एस्टेट एक फर्म ग्रोथ स्टोरी है। इसके साथ ग्राउंड लेवल पे न्यू लॉन्चेस और न्यू सेल्स दोनों में एक शार्प रिकवरी वी शेप दिख रहा है। जो बात हम कह रहे थे वो साबित हो गया है कि डेफिनेटली न्यू सेल्स में एक शार्प रिबाउंड हम देख रहे हैं, राइट। इसके साथ पीएलआई स्कीम एसेंशियली क्या है? ये पुराना मेक इन इंडिया को एक नया रूप दिया गया है, और यहाँ पे मेक इन इंडिया में ज्यादा स्लोगन्स थे, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें थी। पीएलआई स्कीम एक प्रैक्टिकल स्कीम है जहाँ पे एक्चुअली कैश दे रहा है गवर्नमेंट, 5 से 6% हर साल 5 साल के लिए। गिने चुने सेक्टर में कोई नई कैपेसिटी लगाता है तो उसको एक इंसेंटिव की तरह गवर्नमेंट दे रहा है। तो करीबन 1.5% जीडीपी ग्रोथ इसके कारण आ सकती है एडिशनली। और ये सेक्टर्स इनिशियली जो लॉन्च किए थे उसके कारण करीबन $150 बिलियन नई सेल्स और $17 बिलियन वैल्यू एडिशन के तौर पर, जैसे मैंने कहा, 1.6% जीडीपी में इंपैक्ट आ सकता है। और इसमें खर्चा तो होगा वो करीबन 2 लाख करोड़ की खर्चा की बात कर रहे हैं। इसके साथ इन कंपनियों में नई कारखाने लगाने के लिए जो कैपेक्स का भी इस्तेमाल होगा, उसके कारण वापस आप देखेंगे कि स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज को भी एक मजबूती मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक्स और पाइपलाइन, राइट। तो ओवरऑल ये पीएलआई, मगर ये पीएलआई का शुरुआत कहां से हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड की एक्सपोर्ट की बात मैंने करी ना कि एशिया से जारी है, वो उसी में एक मार्केट शेयर हासिल करने की बात हो रही है। और कहां से ये हासिल होगी? चीन से होगी, क्योंकि चीन ही सबसे बड़ा सप्लायर है वर्ल्ड में एडवांस कंट्रीज के लिए। मगर
उधर क्या हो रहा है कि कोविड के कारण, राइट, जो भी उधर चीज हो गई है, तो सब लोगों को रिस्क लगा कि हम पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना में नहीं रख सकते हैं। क्या होता है कि ग्लोबल एमएनसीज चाइना का इस्तेमाल कर रहे थे, चाइना में जाके अपना कारखाना लगा के वहां पे मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे थे। या एक्चुअल चाइनीज कंपनीज की बात छोड़िए, इंटरनेशनल कंपनीज चाइना को बेस यूज कर रही थी। अब वो कंपनीज कह रहे हैं कि कोविड के कारण जो हमें एक झटका मिला, उसके कारण हम फ्यूचर में खाली चीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो एक चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी सामने आ रहा है। और जब चाइना से बाहर देख रहे हैं, 44% कह रहे हैं कि मैं रिलोकेट करूंगा, और ज्यादातर लोग कहें कि मैं नए प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बाहर लगवा दूंगा। तो इस चीज में ही पीएलआई शामिल है कि उधर से जो मल्टीनेशनल्स बाहर जाने की इंटेंशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं पीएलआई स्कीम के थ्रू। सो एसेंशियली एक चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है। तो इस स्ट्रेटेजी में जो कारखाने लगेंगे तो पैसा आएगा, तो वो एफडीआई के थ्रू आएगा। और एफडीआई अनलाइक एफआईआई फ्लोज जो आज आ सकती है कल बाहर जा सकती है, एफडीआई एक तरह का परमानेंट कैपिटल है। क्योंकि कारखाने में अगर लगाने के लिए अपनी इक्विटी बाहर से लाए, तो यहां से खाली डिविडेंड के रूप से आप बाहर निकाल सकते हैं, वैसे पैसे को वापस कन्वर्टेबल करके नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया और अच्छा कैपिटल है। और ये एफडीआई आज रिकॉर्ड हाई करीबन $80 बिलियन को पार कर चुकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें पीएलआई के स्कीम के कारण अगले साल में आप देखेंगे ये 80 से 90, 90 से $100 बिलियन से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये एक स्ट्रेंथ देती है कि फाइनेंसिंग के लिए हमें डेट या ऐसी कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन कंपनीज को फॉरेन से इक्विटी कैपिटल आके ही इकोनॉमिक बूस्ट दे सकती है। तो ये चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के कारण इंडिया स्पॉटलाइट में आ गया है। इतना तक कि चीन के बाद इंडिया को ही सबसे ज्यादा 2018 से 21 आप कंपेयर करेंगे, सबसे ज्यादा हमें ही एफडीआई फ्लोस मिली है। बाकी देशों का कमी बहुत कम है इनफ्लोस फ्रॉम एफडीआई। अभी पीएलआई के साथ और एक चीज है, क्योंकि पीएलआई अगर फैक्ट्री कोई लगा रहा है तो उसको प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एक तरफ टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने राहत दिया है नए कंपनियों के लिए 17%, अब सबको पता है। दूसरी तरफ हम अपने पीएलआई स्कीम के जरिए उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, पर ये काफी नहीं है। क्योंकि उनको जो बॉटलनेक्स आते हैं ना, कारखाना समर इंटीरियर रॉ मटेरियल के नजदीक लगा दिया, मगर एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट या एयरपोर्ट के पास जाना पड़ता है। तो वो रोड नेटवर्क कैसा है, रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये सब चीज आके उनको दिक्कत दिलवाती है कि अरे इंडिया में आ गया तो मुझे 10-15 दिन लगेंगे अपने प्रोडक्ट को बाहर निकालने में। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि हमारे रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये स्थिति को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी खर्चा किया है उसके कारण ही हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 80 रैंक्स की इंप्रूवमेंट है। बट फिर भी हम बहुत लो रैंक में ही है। तो ऐसी हालत में ये खर्चा करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये 111 लाख करोड़ का जो एनआईबी का पाइपलाइन है, उसमें 70%, राइट, एनर्जी सेक्टर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और रेलवेज पे ही खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यही क्रिटिकल है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने में। और इस 111 लाख करोड़ की टोटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी भी रिसेंटली एक इनोवेटिव प्लान, जहां पे वो अपने एसेट्स को बेच नहीं रहे हैं, खाली लीज कर रहे हैं, इसको नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में अब तक 6 लाख करोड़ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर आके उसको इस्तेमाल कर सकती है ऑन अ लीज, और वो लीज के बाद वापस गवर्नमेंट को जाएगी। तो गवर्नमेंट अपना ओनरशिप नहीं दिला के, बट एट द सेम टाइम कैश जनरेट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को फाइनेंस करने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, जिसके कारण अगेन ओवरऑल मिड एंड स्मॉल कैप, सीमेंट, स्टील, जो भी मैंने सप्लायर की बात करी, वहां पे एक बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक भी मिल सकता है। तो ये सब चीज के कारण, शॉर्ट टर्म रिकवरी और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी के कारण, उम्मीद यह है कि अगले 5 साल में हमारी जीडीपी 1.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ेगी। कितना? 1.4 बिलियन डॉलर्स। तो ये अमंग द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इन द वर्ल्ड। और इंक्रीमेंटल जीडीपी वर्ल्ड में देखें, राइट, तो इंडिया और जापान का 5% और 4%
शेयर होगा इस ग्रोथ स्टोरी में। और इसका खास ये है कि हमारी जीडीपी जो आज 2.7 ट्रिलियन पे है वो 4.1 ट्रिलियन, मोदी जी की जो एक ड्रीम थी कि $5 ट्रिलियन 2025 में बनेगा, कोविड ने आके उस पे झटका लगाया तो वो नहीं हो पाएगा, बट 4.1 ट्रिलियन तो लग रहा है कि हो जाएगा। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये 4.1 ट्रिलियन अगर हम पहुंच गए तो समझिए कि हम यूके को ओवरटेक करके वर्ल्ड में टॉप 3 जीडीपी में आ जाएंगे। तो एक यूके जो हमें और ऊपर राज कर रही थी, राइट, कितने 200 साल से, आज हमारी जीडीपी उनसे बेहतर होती है, तो बड़ी गर्व की बात है कि ये हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव स्टोरी जो है, इसी स्टोरी को हम मार्केट में आज प्ले आउट करते हुए देख रहे हैं। तो मार्केट की बढ़त, ये अच्छी इकोनॉमिक स्टोरी तो बैकग्राउंड में है, इसलिए पैसा आ रहा है, मगर मार्केट को इंपॉर्टेंट चीज क्या देख रही है मार्केट, कई चीज है। तो इसमें सबसे जो बड़ा बबल लगाया, वो एक इंपॉर्टेंस जिसका ज्यादा है उसका बबल को मैंने बड़ा दिखाया, जिसका कम है उसको मैंने कम दिखाया। तो 3 सबसे बड़े चीज जो मार्केट को कंसर्न है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, वो है अमेरिका, ग्लोबल ट्रेड और फेड क्या करने वाली है। तो उसके ऊपर थोड़ा हम ध्यान देंगे। फिर ट्रेड का बात ऑलरेडी हमने कर दिया कि रियल ग्रोथ उधर है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है तो ट्रेड भी बढ़ेगी। और यहाँ पे चीज ऐसी है कि जो लिक्विडिटी पंप हो रहा है ना उन देशों में, तो वो लिक्विडिटी खास करके 95% 3 क्षेत्र से आते हैं। एक यूएस के फेड के थ्रू, फिर ईसीबी यूरो बैंक के थ्रू, और बैंक ऑफ जापान के थ्रू। मैं क्यों ये बता रहा हूं कि इन तीनों पे हमने ध्यान दे दिया तो बस काफी है। और ये देखिए कि 2009 से 13, 4 साल जो प्रीवियस क्राइसिस थी, 4 साल में उन्होंने क्या किया था, अपने बैलेंस शीट को 80% एक्सपैंड किया था अमेरिका ने। 4 साल लगे थे। इस बार 2020 एक ही साल में उन्होंने करीबन सेम बैलेंस शीट एक्सपेंस को कर दिया। तो इमेजिन कर दिए कि प्रीवियस क्राइसिस और इसमें क्या फर्क है, कि कितना लिक्विडिटी वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में उन्होंने पंप कर दिया अपने इकोनॉमी को रिकवर और रिवाइव करने के लिए, राइट। तो उम्मीद यह है कि टेपरिंग की बात तो चल रही है कि इस साल के अंदर होगा, मगर धीरे धीरे ही होगा, ये उम्मीद रखते हुए अभी भी उम्मीद यह है कि दिसंबर 22 यानी अगले साल के एंड तक करीबन $30 ट्रिलियन का लिक्विडिटी वर्ल्ड में फ्लो होगा इन 4 बड़े देशों से, और उसमें से $9 ट्रिलियन यूएस से ही आएगा, राइट। तो लिक्विडिटी टेपरिंग जरूर शुरू होगी इस साल, मगर ट्रिकल में ही वो गिरेगी, ऐसे झटके से पूरा नहीं रिकवरी, क्योंकि वहां पे अभी रिकवरी और होने को है इकोनॉमी में, और इतने जल्दबाजी से वो झटके से बहुत लिक्विडिटी नहीं निकालेंगे, प्रोसेस को शुरू कराएंगे, राइट। मगर इस चीज के अंदर, राइट, क्या होता है कि जब लिक्विडिटी पंप होता है तो नेचुरली उनकी बोरोइंग बढ़ती है, तो बोरोइंग बढ़ती है तो नेचुरली उनके डेफिसिट बढ़ते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। और मैं क्यों ये बता रहा हूं कि ये जैसे भी लिक्विडिटी जारी रहती है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि डॉलर, नॉर्मली क्या होता है कि इकोनॉमिक रिकवरी में डॉलर्स की स्ट्रेंथ आती है, और ये फ्लोस के लिए बहुत खास चीज है। अगर डॉलर स्ट्रांग होती है तो लोग अपना पैसा यूएस में ही निवेश कर लेते हैं, अगर डॉलर वीक होती है तभी पैसा बाहर जाता है। तो इस लिक्विडिटी के कारण और बोरोइंग के कारण क्या हो रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो बहुत बढ़ रहे हैं अमेरिका के, उसके कारण डॉलर भी वीक रहेगी अंटिल फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव होने के स्थिति में आ जाए। तो जो एक पहला डर था कि डॉलर के स्ट्रेंथ के कारण लिक्विडिटी के ऊपर असर पड़ सकता है, वो थोड़ी अभी पीछे हट गई है, और एक वीक डॉलर स्टोरी थोड़े और दिन के लिए सामने दिख रही है। ये वीक डॉलर स्टोरी, राइट, के साथ साथ अभी अगर टेपरिंग भी हुआ तो समझिए कि जो 2013 में आपने इंपैक्ट देखा, बीच में देखिए एमर्जिंग मार्केट की ओवरली, 2013-14 में जब टेपरिंग अनाउंस किया था तो झटका लगा था, राइट। मगर झटका का कारण यह था कि इमर्जिंग मार्केट की करंट अकाउंट सरप्लस लो थी, राइट, और कोर इन्फ्लेशन भी हाई थी। वेरएस आज कंपैरिजन में देखिए करंट अकाउंट सरप्लस भयंकर बढ़ गया और इन्फ्लेशन भी गिर गया है। इसलिए जो टेपरिंग अगर शुरू होती है तो 2013 की तरह इतना बड़ा झटका
ना ही करेंसी के ऊपर लगेगा क्योंकि डॉलर वीक रहेगी, और ना ही आपको मार्केट के ऊपर उतना असर दिखेगा क्योंकि अब इमर्जिंग मार्केट के पास लो इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट की स्ट्रेंथ का दो अस्त्र हाथ में है जो कि ऑब्जॉर्ब कर सकती है कुछ भी शॉक टेपरिंग के कारण आएगी तो, राइट। तो इंडिया में स्पेसिफिक देखें तो हमारे लिए और एक चीज जो हेल्प कर रही है वो है हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स। और इस पीरियड में फॉरेक्स रिजर्व्स की एडिशन में नेचुरली चाइना अव्वल नंबर पे है, पर इंडिया भी उसके थोड़ी पीछे है। बाकी देशों के माफिक चाइना और इंडिया, ये दोनों देशों के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स भयंकर इन 2 सालों में बढ़ गई है फ्रॉम मार्च 20 टू नाउ। और ये कुशन जो है, राइट, करीबन समझिए कि इक्विटी फॉरेक्स रिजर्व एडिशन में के कारण, राइट, इंडिया में जो $600 बिलियन का अभी स्ट्रेंथ है वो करेंसी के ऊपर भी इंपैक्ट को कुशन कर सकता है। तो इसलिए आज हमारे पास करीबन 14 महीने की इंपोर्ट्स को कवर करने के लायक फॉरेक्स रिजर्व्स है। तो नेचुरली 2013 में ऐसी स्थिति नहीं थी, तो हाफ अ मंथ की ही हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व थी इंपोर्ट्स को। इसलिए रघुराम राजन ने क्या किया था, एनआरआई के लिए बॉन्ड अनाउंस किया, गारंटीड 4% रिटर्न पे $35 बिलियन इकट्ठा किया था हमारी करेंसी को प्रोटेक्ट करने। उसके बावजूद हमारी करेंसी 48 से 72 लेवल तक डिप्रेशन हो गई थी। तो आज स्थिति ऐसी नहीं है, आज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स है और मेरे पास इंपोर्ट का 1 साल से ज्यादा का कवरेज है। तो इस टेपरिंग अगर हो गया तो भी हमें उतना असर नहीं दिख रहा है जितना 2013 में हुआ था, राइट। तो इसलिए एफआईआई की इक्विटी फ्लोस भी कंटिन्यूसली आ रही है हमारे मार्केट में। इनफैक्ट आप बाकी देशों के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया और इंडोनेशिया, ये दोनों देशों को वीक टू डेट, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट, कैलेंडर ईयर टू डेट, फाइनेंशियल ईयर टू डेट, सभी टाइम फ्रेम में ये दोनों देशों को ही इनफ्लोस मिली है एफआईआई से, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी कंपेयर करते हुए, राइट। तो स्टॉक मार्केट की, क्योंकि मार्केट की बात कर रहे हैं, एफआईएस ने लास्ट 3 साल से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव फ्लोज दिया है। और अच्छी खबर यह है कि 2020 में जो म्यूचुअल फंड्स को नेट आउटफ्लो की स्थिति थी, इस साल में म्यूचुअल फंड को भी पॉजिटिव इनफ्लोज देख रहे हैं। तो मार्केट के लिए सपोर्ट करने वाली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और एफआईआई दोनों पैसा डाल रहे हैं मार्केट में। यह भी एक सपोर्टिंग चीज होगा कोई भी टेपरिंग के करेक्शन के कारण, और यही कारण भी है हमारे मार्केट की बढ़त के पीछे, राइट। तो इसलिए सभी मार्केट को कंपेयर करें, डेवलप्ड मार्केट की स्टॉक मार्केट, इमर्जिंग मार्केट की स्टॉक मार्केट, अमेरिका की स्टॉक मार्केट और इमर्जिंग मार्केट एशिया की स्टॉक मार्केट, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इंडियन स्टॉक मार्केट ने ही दिया है। इस काला लाइन जो बीच में देख रहे हैं वो है इंडिया का लाइन। जैसे आप देख रहे हैं, हमने इमर्जिंग मार्केट और डेवलप्ड मार्केट दोनों की स्टॉक मार्केट को हमारी मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया है। यानी जो भी एफआईएस ने निवेश किया वो आज बहुत खुश है क्योंकि रिटर्न्स उनको सबसे बढ़िया इंडियन मार्केट से ही मिला है, राइट। तो ये चीज बताती है इस साल के अंदर जनवरी से आज तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 29% रिटर्न दिया है, और सेकंड नंबर पे है इंडिया जिसने 27% रिटर्न दिया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, whereas कई देशों में उनको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिली है। तो नेचुरली ये एक पास्ट एक्सपीरियंस एफआईएस की बहुत बढ़िया रही है, तो इसलिए ये कंटिन्यूसली अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को। और सपोर्ट के पीछे इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी है, स्टॉक मार्केट अंदर देखिए निफ्टी का जो प्रोजेक्शन है यही है जो उनको पैसा यहां डालने से सपोर्ट दे रही है, क्योंकि 542 का ईपीएस जो पिछले साल में था उससे उम्मीद इस साल का है कि करीबन 732 की ईपीएस निफ्टी से आ जाएगी और अगले साल 865 की। तो ये स्ट्रॉन्ग जो है 21 to 23 करीबन 26% CAGR इन ईपीएस ग्रोथ, ये एक की ड्राइवर है कि एफआईएस भी आएंगे, क्योंकि एफआईएस को आपको पता है कि वो ज्यादातर लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं, राइट। तो निफ्टी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट ग्रोथ, तो एक्चुअल नंबर की बात कर रहे हैं, वो भी ये दिखा रही है कि सेकेंड वेव कोविड वेव के नेगेटिव के बाद आज 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में एक पॉजिटिव, चाहे निफ्टी का प्योर ले ले या बैंक को निकाल कर भी दिखाएं, तो दोनों तरफ
आप एक वी शेप्ड रिकवरी दिखा रही है। यही उनको कॉन्फिडेंस दिलवा रही है कि अगले साल का प्रोजेक्शन और उसके अगले साल के प्रोजेक्शन दोनों ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वैसे आ सकते हैं, राइट। तो अगेन मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट्स की बात करूंगा, क्योंकि पहले इकोनॉमी के बारे में मैंने कॉर्पोरेट्स को यूज किया था। इस अर्निंग सीजन की कमेंट्री में प्रॉफिट्स में भी कॉर्पोरेट्स इस क्वार्टर में देखें तो करीबन निफ्टी के प्रॉफिट्स 102% YOY इंक्रीज हुआ है। यही दिया थी कॉन्फिडेंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि एक्चुअल अर्निंग्स बीट कर रही है जो एक्सपेक्टेशन रही थी। और इस क्वार्टर, पहले क्वार्टर में आप देखिए थोड़ा मार्जिन का कंप्रेशन, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी और सेकेंड वेव का भी असर था, तो वो प्राइस हैक नहीं कर पा रहे थे। पर कमेंट्री में क्या बता रहे हैं, सभी देश कंपनीज जो कि प्रोडक्ट्स, पेंट्स, ड्यूरेबल्स, ऑटो, टायर, सभी लोग प्राइस हाइक की बात कर रहे हैं अगले क्वार्टर में। ये नैरेटिव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कह रहे हैं ना, सभी एक मिलाकर कह रहे हैं कि हम दाम बढ़ाने वाले हैं। कब दाम बढ़ा सकते हैं? जब प्राइसिंग पावर उनके हाथ में आती है। प्राइसिंग पावर कब आता है? जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। यानी ये पेंट अप डिमांड का इंपैक्ट लेते हुए ये सब कह रहे हैं कि हम दाम को बढ़ाने वाले हैं आने वाले दिन में। तो नेचुरली उनकी मार्जिन्स भी बढ़ेगी। इसके साथ बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छी खबर मैंने पहले ही आपको बताया था, और कमोडिटीज में भी अच्छी खबर देख रहे थे। तो ओवरऑल कमेंट्री ऑफ द क्वार्टरली अर्निंग्स में आपको दिख रहा है कि सेकेंड वेव का असर इन कंपनियों की प्रॉफिट्स के ऊपर देख सकते हैं। यानी जो भी एनालिस्ट आज कंसेंसस एस्टिमेट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उससे बेहतर रिजल्ट्स आएगी तो मार्केट और भी बढ़ सकती है, वो नए अर्निंग्स को डिस्काउंट करते हुए। तो ऐसी एक पॉजिटिव आउटलुक मार्केट के पास है। तो एक्चुअल रिटर्न्स की बात करें तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट की परफॉर्मेंस नेचुरली इकोनॉमिक साइकिल के साथ ऊपर नीचे गिरती है, और उधर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का भी वही हालत होता है। तो बात यह है कि दिसंबर टू मार्च 20 एक डाउन ट्रेंड था, तो तीनों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फेज 4 मैंने लिखा है, तीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था कोविड का एंड से। कोविड के बाद का रिकवरी में आप देख रहे हैं कि एक्चुअली एफआईएस ने पैसा डाला, फिर भी स्मॉल कैप ने बेहतर रिटर्न 200% दिया है, मिड कैप ने 151, उसके बाद लार्ज कैप। तो आप समझ रहे हैं कि क्या मिड एंड स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो गए हैं? नहीं जी। आप देखिए कि प्रीवियस फॉल कैसा था। दिसंबर टू 17 में फॉल किसका था ज्यादा? स्मॉल कैप का, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद लार्ज। ये भयंकर गिरावट के कारण ये बाउंस बैक आपको ये दिखा रहा है। अब अगर ये दोनों को हम मिल के देखें, मिला के देखें, राइट, ये वाला स्लाइड है, यहाँ पे हम दिसंबर 17 से आज का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो देखिए क्या है, कौन सा सबसे बेहतर है? लार्ज कैप, क्योंकि एफआईएस की फ्लोज कंटिन्यूअसली, और मिड एंड स्मॉल कैप उसके पीछे रहे इन टर्म्स ऑफ बाउंस बैक। तो एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ले लें आप, तो दिसंबर 2017 जो मार्केट का पीक था, वहां से आज की कंपैरिजन में अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स हैं। खाली कोविड के बाद का डेटा देखते हुए आप ये मत भूल जाइए कि ओवरऑल अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप्स में दम है, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी अभी बाकी है। तो इकोनॉमिक रिकवरी के आते हुए मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ और भी बेहतर आ सकती है, और भी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज मेरे को आपको पॉइंट आउट करना था कि इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी की जो इफेक्ट देख सकते हैं आप, मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा अर्निंग्स इफेक्ट देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया है, मगर जैसे ही डेटा आएगी और अर्निंग्स बीट होगी तो मिड एंड स्मॉल कैप्स की और भी बढ़त, क्योंकि 2017 का लेवल पहुंचने में अभी बहुत गैप है, राइट। और एक चीज है कि हर साल आप सेक्टरल स्टॉक मार्केट इंडेक्स को देखिए, मैं 2007 से दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है कि 2 कंटिन्यूअस ईयर में सेम सेक्टर आउट परफॉर्म करती है, नहीं, हर साल लीडरशिप। तो अभी देखें 2019 में देखिए टॉप परफॉर्मेंस थे रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और बैंकिंग्स। अगले साल कोविड के कारण क्या हुआ, आपको हेल्थ केयर और आईटी आगे बढ़ गए थे। इस साल क्या हो गया? इस साल लीडरशिप तो दोनों ने गिव अप कर दिया, और मेटल्स का परफॉर्मेंस और यूटिलिटीज का परफॉर्मेंस सबसे आगे है। तो हर साल सेक्टोरल लीडर बदलता है। तो मैं सेक्टोरल, अगर आप फंड्स ले रहे हैं तो एक मिक्स ऑफ सेक्टर्स लीजिए। नॉर्मली एक डाइवर्सिफाइड फंड मिक्स ऑफ सेक्टर्स करती है, अगर आपको अपने कस्टमर्स
आपको कोई सेक्टरल फंड रेकमेंड करना है तो एक ही सेक्टर के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, क्योंकि हर साल लीडरशिप बदलता है। तो इन्वेस्टमेंट तो आप 2-3 साल के टाइम फ्रेम से करते हैं, तो एक मिक्स ऑफ सेक्टर्स ऑलवेज लेकर आप अपना निवेश कीजिए, राइट। तो टू समराइज जो भी बात अभी मैंने की नहीं, 2-3 स्लाइड में मैं बता देता हूं। सब बात जो हो चुकी है, खाली 1-2 पॉइंट अगर मिस कर जाए तो मैं हाईलाइट कर लेता हूं। तो फेड की बात टेपरिंग एंड ऑफ 2021 में शुरू होगा, राइट। और खास चीज यह है कि इस बार फेड कह रही है कि मैं टेपरिंग अभी करूंगा, मगर इंटरेस्ट रेट हाइक मैं 2023 में ही करूंगा। तो इससे अच्छी खबर क्या है कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग फॉर हेज फंड नहीं बढ़ेगी, तो लिक्विडिटी जारी रख देती है, क्योंकि वो बोरो करके निवेश करते हैं। सेकंड, हमारे देश में भी आरबीआई को भी उतना रूम, क्योंकि अगर यूएस में रेट बढ़ा दिया तो आरबीआई को भी प्रेशर होगी कि हम भी रेट बढ़ा दें। तो अब आरबीआई को भी उतना ब्रीदिंग स्पेस है एक अकोमोडेटिव ग्रोथ सपोर्टिंग स्टांस को जारी रखने का, तो ये खास याद रखिए, राइट। सेकंड, मैंने कहा कि ग्रोथ के बारे में ये सब हमने डिस्कस किया, एक्सटर्नल बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व होगी। इसके बाद थर्ड वेव पे ऊपर फोकस रहेगी, बट म्यूटेड रहेगी, ये भी हमने डिस्कस किया। वैक्सीनेशन का डेटा भी हमने देख लिया था। और उसके बाद शॉर्ट टर्म फ्रीक्वेंसी का इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखाया कि अब फेस्टिवल सीजन भी आके और भी उसको बढ़त दिला सकता है। प्राइवेट कैपेक्स के अनाउंसमेंट्स की बात भी कही, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी, और आरबीआई का भी प्रो ग्रोथ स्टांस जरूर सपोर्ट करेगा। इस हालत में सुंदरम म्यूचुअल की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी अगर देखें, वो कंटिन्यूसली स्टॉक्स जो ग्रोथ ओरिएंटेशन है मगर वैल्यूएशन रीजनेबल है, इसको कहते हैं ग्रार्प, GARP, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, यही होगी हमारी फोकस। और आज के दिन में हमारी पोजीशनिंग है कि दो चीज के ऊपर, इन्वेस्टमेंट साइकिल का रिसर्जेंस यानी कैपिटल गुड्स सेक्टर, सीमेंट, बिल्डिंग, वो सब, और दूसरा सेक्युलर कंजम्पशन यानी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, दो इस फेस्टिवल सीजन से हम बूस्ट देख रहे हैं, ये दो एंकर होगी। और इसके साथ डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी को प्ले करने के लिए हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे ध्यान देंगे, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे ध्यान देंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये होगी ग्रोथ स्टोरी जो डोमेस्टिकली प्ले आउट हो रहा है। और ग्लोबल में रिकवरी जो हो रहा है उसको हम मेटल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑटो एंसिलरी और आईटी सर्विसेज के जरिए हम एक्सप्लॉइट करेंगे। ओवरऑल इंडियन आईटी के ऊपर हमारी बहुत पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि ये क्लाउड में जो माइग्रेशन हो रहा है वो एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी ग्लोबली सभी कंपनीज में हो रही है। तो ओवरऑल इंडियन आईटी सेक्टर, लार्ज, मिड और स्मॉल, सबके लिए हम पॉजिटिव एक स्टोरी देख रहे हैं। मगर ये लार्ज मैक्रो ट्रेड जो लिक्विडिटी के कारण मार्केट में बढ़त आ गई, वो अभी हो चुकी है। इसके बाद स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक अल्फा जनरेट करने के लिए। और फाइनली, जैसे मैं बार बार कह रहा था आज की प्रेजेंटेशन में, मिड और स्मॉल कैप की पार्टिसिपेशन हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छी स्थिति में है। इससे मैं अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.